मुख्तलिफ जगह पर गुजारेंगे। इस बार उनका इरादा था कि वो किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में जाकर मौसम की तब्दीली का लुत्फ उठाएं और कुदरती मंजर से लुत्फ अंदोज हों। उनकी मंजिल एक छोटा सा गांव था जो शहर से बहुत दूर था, जिसे वो कभी नहीं जानते थे। इस गांव के बारे में सिर्फ यही सुना था कि वहां की वादी में एक अजीब सी कशिश है जो सियाहों को खुद की तरफ खींचती है। उन्होंने फैसला किया कि वो इस वादी में एक हिफ्ता गुजारेंगे। जब वो गांव पहुंचे तो वहां का माहौल इंतहाई सादा और प्रसकून था। गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी चुप थी, जैसे वो कुछ छिपाना चाहते हों। गांव का दरवाजा खोला गया और एक बूढ़ी औरत ने उनका इस्तकबाल किया। खुश आमदीद, उसने कहा, पर याद रखो यहां कुछ भी हो सकता है, खास तौर पर जब रात आ जाए। उन्होंने ये बात हंसी में टाल दी और अपनी कीबन में चले गए। रात का वक्त आया और गांव में प्रासरार खामोशी छा गई। आयशा ने उस खामोशी को अजीब महसूस किया, जैसे वहां कोई अजीब ताकत मौजूद हो। जोहिब ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो भी अंदर से बेचैन था। रात को कीबन में बैठे हुए सबने कहा कि वो बाहर जाएंगे और चांद की रोशनी में कुदरत का मंजर देखेंगे। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकले, अचानक एक सर्द हुआ का झोंका आया। उन्होंने सरसरी तौर पर उसे नजरअंदाज किया और वादी के किनारे तक चल पड़े। लेकिन जैसे ही वो वादी के करीब पहुंचे, उन्होंने अजीब आवाजें सुने। वो आवाजें उनके आसपास कहीं से आ रही थीं, जैसे दरख्तों के नीचे से कोई कदमों की आवाज कर रहा हो। उनमें से कुछ आवाजें इंसानी और कुछ जानवरी शक्लों की महसूस हो रही थीं। क्या ये जानवरों की आवाजें हैं? हुसैन ने सवाल किया। नहीं, ये कुछ और है, आयशा ने जवाब दिया। सबने वो आवाजें सुनी, लेकिन फिर वो अचानक बंद हो गईं और फिर वहां मुकम्मल खामोशी छा गई। सबने ये वाकया हंसी में टाल दिया, लेकिन आयशा के दिल में एक खौफ का साया आ गया। दूसरी रात उन्होंने गांव के एक बूढ़े किसान से बात की। उसने कहा, ये वादी लोगों को अपने अंदर खींच लेती है, लेकिन एक बार तुम इसमें कदम रख लेते हो तो तुम बाहर हो जाओगे, नहीं निकल सकते। ये सुनकर वो सब हैरान रह गए। उन्होंने उसे मजाक समझा, लेकिन अगले दिन जब वो वापस कीबन आए तो उन्हें एक और अनोखी बात का सामना करना पड़ा। उनके कीबन की खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए थे, जैसे किसी ने उनमें से गुजर कर कुछ किया हो। क्या तुम में से किसी ने दरवाजा खोला था? आयशा ने पूछा। नहीं, हम तो सब यहां थे, जोहेब ने जवाब दिया। फिर ये कैसे हुआ? फरीहा ने तशवीश का इजहार किया। अब उनके जिहन में शकूक व शब्हात आना शुरू हो गए थे। एक दिन जब वो वादी में चल रहे थे, उन्होंने एक गमगीन आवाज सुनी। ये आवाज एक बच्चे की थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। उन्होंने फौरन आवाज के पीछे पीछे जाना शुरू किया, मगर जैसे ही वो दरख्तों के दरमियान पहुंचे, आवाज गायब हो गई। क्या यह भी किसी धोखा का हिस्सा था? हसन ने कहा, या कोई और हकीकत हो सकती है। थी, फरीहा ने कहा। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है और हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन वो सब वापस जाने से हचकचाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इन प्रासरार वाकयात का जवाब तलाश करें। एक रात जब वो कीबन में थे, अचानक उनके सामने एक रोशनी चमकी। ये रोशनी गांव के अंदर से आ रही थी। उन्होंने बाहर जाकर देखा और वो रोशनी एक बुलंद दरख्त के नीचे जाकर गायब हो गई। वो सब तेजी से उस तरफ दौड़े। जब वो दरख्त के करीब पहुंचे, उन्होंने जमीन पर एक सराब सा मंजर देखा। ये मंजर वही था जो उन्होंने गांव के बूढ़े किसान से सुना था। एक इंसानी शक्ल जो नीम गमगीन हालत में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब सी हो रही थीं। ये क्या है? आयशा ने डर के साथ कहा। ये वो है जो हमें गांव से बाहर जाने से रोकता है। बूढ़ा किसान याद आया। ये रात ऐश व आराम की नहीं थी। सबका दिल बेचैन था और खौफ उनके जिस्मों में सुरायत कर चुका था। जब वो कीबन में वापस आए तो उन्हें एक अजीब व गरीब आवाज सुनाई दी जो दरख्तों के पीछे से आ रही थी। ये क्या है? जोहिब ने गड़बड़ा कर कहा। हमें यहां से निकलना चाहिए, फरीहा ने कहा, लेकिन वो सब जाने के काबिल न थे। रात भर उनकी नींदें खराब हुए और वो मुसलसल अजीब आवाजें सुनते रहे। सुबह गांव के बूढ़े शख्स से पता चला कि वादी एक सराब है
जो रूहों को खींच लेती है। ये रूहें हमेशा रहती हैं। आयशा और उसके दोस्तों ने वादी छोड़ने का फैसला किया, मगर जब वो निकले उन्हें लगा कि सराब उनके पीछे आ रहा है। अदनान, हन्नीन, वसीम और माहा, लाहौर के 4 नौजवान दोस्त जो हर साल की तरह इस बार भी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए किसी नई और प्रस्कून जगह की तलाश में थे। अदनान का ताल्लुक पंजाब के वसत में एक दौर दराज देहाती इलाके चक रोशनपुर से था, जो कई बरसों से वीरान हो चुका था, मगर अब भी उसके खानदान का पुराना घर वहां खड़ा था। वहां सिर्फ खामोशी है, दरख्तों की सरसराहट और रात में झेंगरों की आवाजें। इदनान ने बताया। हनीन ने हिनस्ते हुए कहा, और जन्नात? इदनान का चेहरा संजीदा हो गया। मेरे दादा कहा करते थे, एक पुराना कनवा है जहां पानी कभी खशक नहीं होता और आवाजें हमेशा आती रहती हैं। जब वो गांव पहुंचे तो सूरज गुरूब होने को था। कुछ ही सड़क पर गर्द उड़ती थी, दरख्त बेहरकत खड़े थे और गांव गविया सांस लेना भूल चुका था। इदनान के पुराने खानदानी मकान पर जंग आलूद दरवाजा, मट्टी से उठे सोहन और छत पर झुका हुआ आम का दरख्त था। पड़ोस के एक बूढ़े बुजुर्ग चाचा गुलाम ने उनका इस्तकबाल किया। तुम सब आए हो? खैर है, मगर सुन लो, रात को पुराने कनवे के पास मत जाना और दरख्तों से दूर रहना, वो रात को जागते हैं। माहा ने मजाक में कहा। दरख्त जागते हैं? चाचा गुलाम ने खामोशी से सिर्फ एक बात कही, ये गांव कब का सो गया है, मगर कुछ आवाजें अब भी जागती हैं। अगली दोपहर जब बाकी सब आराम कर रहे थे, वसीम अकेला गांव की हुदूद के बाहर चहल कदमी के लिए निकला। वो एक पुराने बरगद के नीचे पहुंचा जहां एक प्रासरार कनवा मौजूद था। जमीन से ऊपर निकला, जैसे सदियों से अपनी जगह से हिला ना हो। कनवे के किनारे अजीब और गरीब निशानात थे, गाया किसी ने नाखनों से मुट्ठी खोदी हो। सीम ने झांका तो नीचे अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन पानी की बजाय एक सर्द सांस जैसी आहट आ रही थी। तब अचानक एक मध्यम सरगोशी हुई, उधर आओ, नीचे रोशनी है। वसीम पीछे हट गया, लरुस्ते कदमों से वापस आया, मगर किसी को कुछ न बताया। इस रात माहा नींद से चौंक गई। कमरे में अंधेरा था, पंखा बंद और खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। एक लंबी टीढ़ी सी गर्दन और साकत बेनवर आंखें जो बस घूर रही थीं। माहा ने हन्नीन को जगाया और खिड़की से झांका। बाहर कोई न था। अदनान ने कहा, शायद दरख्त का साया हो, यहां रात को अजीब साए पड़ते हैं। मगर माहा ने धीमी आवाज में कहा, यह साया दरख्त की तरफ से नहीं आ रहा था, यह कनवे की तरफ से आ रहा था। अगली सुबह वसीम गायब था। तलाश के बाद वो कनवे के पास पहुंचे जहां वसीम की चप्पलें पड़ी थीं और जमीन पर खींची हुई अंगुलियों की गहरी लकीरें जो कनवे की तरफ जाती थीं। इदनान ने रिस्सा नीचे लटकाया और आवाज दी, वसीम, अगर नीचे हो तो कुछ कहो। नीचे से जवाब आया, मगर वो वसीम की आवाज ना थी, वो मध्यम सरगोशी जैसी थी। चुप रहो, वो जाग रहा है। हनीन ने अदनान को खींच लिया। सब वापस घर की तरफ भागे। घर आकर वो सब खामोश बैठे रहे। वसीम की गुमशुदगी को 6 घंटे हो चुके थे। पुलिस को बुलाना मुश्किल था, न सिग्नल था न करीबी थाना। तब माहा ने कहा, वो कनवा, वो बस गहरा नहीं, जिंदा है, जैसे सांस लेता हो। इदनान ने पुराने खानदानी संदूक से एक नोट निकाला जो उसके दादा का लिखा हुआ था। कनवे को देखो, सुनो, मगर जवाब मत देना। जो उसकी बात सुनेगा वो उसका हो जाएगा। हनीन की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या वसीम ने सुना? इदनान ने सिर्फ सिर झुका लिया। रात को दरवाजा खुद खुल गया। बाहर सहन में वसीम दिखाई दिया, लेकिन वो वैसा ना था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका जिस्म जैसे किसी और के काबू में हो। बस एक जुमला बोला, कनवा खाली नहीं रहता। फिर वो जमीन पर गिरा और गायब हो गया। अगली सुबह वो निकले, मगर रास्ता उलझता रहा। सड़क खत्म न होती थी। सूरज हर तरफ नजर आता था। एक पुरानी मस्जिद मिली। दीवार पर लिखा था, जो सुनेगा वो भटकेगा। इदनान ने पलट कर देखा। कनवा वापस आ चुका था और किनारे पर वसीम का साया एक बार फिर खड़ा था।
अली, हनान, फरीहा और ज़रार, 4 दोस्त जो इस्लामाबाद से कराची जा रहे थे। एक देर रात की ड्राइव पर अली को शॉर्टकट मिला, एक पुरानी हाईवे जिसे N37 कहा जाता है, जो अब गूगल मैप पर मौजूद नहीं। ये सड़क बंद क्यों है? फरीहा ने पूछा। हनान ने कुंधे अचकाए, शायद वक्त बच जाए। मगर सड़क पर पहला बोर्ड ही अजीब लगा, वापसी सिर्फ जिस्मों की होती है, रूहें यहां रह जाती हैं। रात के 2 बजे धुंध इतनी गहरी हो गई कि हेडलाइट्स भी बेबस लगे। सड़क की सतह पर दुराड़ें, जैसे जमीन सांस ले रही हो। ज़रार ने कहा, क्या तुम लोगों ने पिछले 5 मील से कोई गाड़ी देखी है? किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक पीछे से हारन की आवाज आई, मगर रास्ता खाली था। सहर ने डरी हुई आवाज में कहा, हम वक्त के अंदर कैद हो रहे हैं। वो एकदम से नजर आई, सफेद कपड़ों में, हाईवे के बीचों बीच खड़ी, हाथ बुलंद किए। एली ने ब्रेक मारे, मगर वो औरत गायब हो गई। जैसे फजा में तहलील, ड्राइवर सेट के पीछे बैठे ज़रार ने धीरे से कहा, वो अभी गई नहीं, वो अंदर आ गई है। गाड़ी के शीशे धुंधले हो गए और उन पर एक जुमला लिखा गया, तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रेडियो उस खुद आन हो गया। एक पुरानी उर्दू नज्म गूंजी, सफर जो तन्हा ते हुआ वो कभी खत्म ना हुआ। फरीहा ने चिल्लाकर रेडियो बंद किया, मगर वो आवाज अब गाड़ी के स्पीकर से नहीं, सेट के नीचे से आ रही थी। मुझे नीचे से सांस की आवाज आ रही है, फरीहा चीखी। हनान ने सेट खोली। वहां कुछ ना था सिवाय एक बोसीदा, खून आलूद बुरकाए के। थिकन से मजबूर होकर वो एक पुरानी चाय की दुकान पर रखे, जिसका नाम था शाहराह की आखिरी प्याली। दुकानदार ने घूर कर कहा, तुम यहां रख गए तो वापस नहीं जाओगे? अली ने पूछा, ये जगह है कहां? दुकानदार मुस्कुराया, ये वो जगह है जहां वक्त थम चुका है और हर कहकहा एक पछतावा बन चुका है। चाय में झांकने पर उन्हें अपने अपने चेहरे खून आलूद नजर आए। जब वो गाड़ी में वापस बैठे तो गाड़ी का मीटर उल्टा चलने लगा। घड़ी ने वक्त पीछे करना शुरू किया। रात ढलने की बजाय शाम वापस आ रही थी। हनान ने कहा, हम यहां फंस चुके हैं, ये सड़क हमें हमारे माजी में धकेल रही है। फिर पीछे की सीट से आवाज आई, तुम सबने एक बार मुझे नजरअंदाज किया था, अब मैं हर याद में शामिल हूं। शाहराह N37 पर अली और उसके साथी खामोशी में सफर कर रहे थे। सड़क खाली थी और एक अजीब सी फजा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उनके करीब हो, मगर नजर कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या तुमने कुछ महसूस किया? अली ने कहा, हां, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हमें पीछे से देख रहा हो। साथी ने खौफ के आलम में जवाब दिया। इसी लम्हे एक बल्ली का साया तेज रफ्तारी से सामने से गुजर गया। अली का दिल तेज धड़कने लगा। वो क्या था? अली ने बेचैन होकर कहा, मुझे नहीं मालूम, मगर वो कुछ और था। इसके साथी ने कहा, और दोनों का दिल एक ही वक्त में धड़कने लगा। हमें फौरन यहां से निकलना होगा। अली ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर सड़क का इख्तिताम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। शाहराह N33 की गहरी रात में अली और उसके साथी गाड़ी में बैठे थे और उनके दिलों में बेचैनी बढ़ रही थी। सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। क्या ये तुमने देखा? अली ने कहा, हां, कुछ अजीब सा था। उसके साथी ने जवाब दिया। आसी लम्हे एक बल्ली का साया उनके सामने से गुजरा और अली का दिल तेज धड़कने लगा। ये कोई मामूल की बात नहीं थी। हमें यहां से निकलना होगा। अली ने फौरन गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर सड़क का इख्तिताम दिखाई नहीं दे रहा था। एक प्रासरार हंसी की आवाज गूंजी और दोनों ने जान लिया कि वो जिस रास्ते पर हैं वो है इतना आसान नहीं होगा। कभी अगर रात को सुनसान हाईवे पर सफर करें और सामने कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखे तो याद रखें, वो रखने को नहीं, साथ चलने को आती है।